प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी मेळावा व महावास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारंभ सातारा येथील सैनिक स्कूल मैदानात मान्यवरांच्या उपस्थितीत उत्साहात पार पडला। यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान, खासदार उदयनराजे भोसले, राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार महेश शिंदे, आमदार मनोज घोरपडे, आमदार अतुल भोसले, आमदार सचिन पाटील, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी आमदार दिलीप येळगावकर, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्रियाताई शिंदे, उपाध्यक्ष राजू भोसले, माजी आमदार मदनदादा भोसले, भाजपा माजी जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील कदम, माजी आमदार आनंदराव पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी बोलताना मंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले, बोलिए भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की। कार्यक्रम में आई बहनों और भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मध्य प्रदेश का मामा हूं तो महाराष्ट्र वालों का भी मामा ही हूं। सतारा की इस पवित्र धरती पर आकर मन गर्व से भरा हुआ है। यह साधारण भूमि नहीं है। सतारा 7 पहाड़ियों की गोद में मुस्कुराता हुआ महाराष्ट्र का स्वाभिमान है, भारत का स्वाभिमान है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देवेंद्र जी आप बैठे हैं। वर्षों से हम साथ काम करते हैं। हम लोग सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर विराजने के लिए राजनीति नहीं करते, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए राजनीति, जनता के कल्याण के लिए राजनीति, किसानों की सेवा के लिए राजनीति, दरिद्र नारायण की सेवा के लिए राजनीति। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक नरेंद्र, वहां है नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र। दोनों जगह आपने कमल खिलाया तो इनने कमाल किया है। आज सुशासन के मामले में महाराष्ट्र देश की कई योजनाओं में दिशा दिखा रहा है। अभी आपने आवास का यह कार्यक्रम देखा, मुझे कहते हुए गर्व है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है बहनों और भाइयों कि भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। बीच में एक ऐसी सरकार आ गई थी थोड़े काल के लिए जिससे मकान ज्यादा बनाए नहीं थे, और जब फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी पहल पर, जय कुमार जी भी यहां बैठे हुए, लगभग 1.5 साल के 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले। इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। इतिहास में आज तक किसी राज्य को 1 साल में 30 लाख मकान। कमाल करते हो देवा भाऊ, आपका राज बेमिसाल है और आपकी दृष्टि ऐसी है कि कोई मना ही नहीं कर पाता। और आपने यहां कसर छोड़ी नहीं। भारत सरकार ने जो पैसा दिया, 1,20,000 मकान के लिए, 12,000 टॉयलेट के लिए, 90-95 दिन की मनरेगा की मजदूरी, लेकिन फिर भी देवा भाऊ को लगा कि कसर रह गई है, और इसलिए उन्हें अलग से 50,000 रुपया अलग से मकान बनाने के लिए देने का फैसला किया। एक बार तालियां बजा के देवा भाऊ का अभिनंदन कीजिए। जब मन में केवल लोक कल्याण होता है, जनता के दुख और दर्द दूर करने का संकल्प होता है, तब मुख्यमंत्री पैसे की चिंता नहीं करता, जनता की सुविधा की चिंता करता है। 35,000 मकान में लगेंगे, जैसे जय गोरे जी बता रहे थे, जय कुमार जी, लेकिन आपने तो कमाल कर दिया। बिजली फ्री, कैसे? सोलर लगाओ पैनल, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली के, और फिर परमानेंट बिजली मुफ्त पाओ।
मैं अभिनंदन करता हूं आपका देवेंद्र जी। मैं इस बात के लिए भी देवेंद्र जी, जय कुमार जी, आपका भी अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी आपका, कई बार हम मकान तो दे देते हैं, लेकिन मकानों का काम बरसों पूरा नहीं होता। रिव्यू करते रहते हम, बने ही नहीं, बने ही नहीं, बने ही नहीं। लेकिन आपने कमाल किया, तत्काल स्वीकृति जारी की, मकान बनना शुरू हुए। पिछले साल जून जुलाई में मैं आया था, और अब 5 लाख मकान पूरे करके उनको चाबी भी दे दी। सचमुच में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इसको कहते हैं काम। सरकार अगर काम करने वाली होती है। नहीं, कई जगह मैं परेशान हूं, कुछ राज्यों में 4-4 साल पूरे हो गए, मकान बने ही नहीं। आपने मकान भी बनाया। और एक बात और जो मेरे दिल को छू गई, इसलिए मैं कह रहा हूं, दिल को छू गई, मकान के लिए तो जमीन चाहिए। जमीन नहीं होगी तो मकान बनेगा कहां? आपने योजना बनाई कि जिन गरीबों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, जगह नहीं है, उनको अलग अलग तरीके से, या तो जो कब्जे हैं उनको वैधानिक करेंगे, या फिर जमीन खरीदने के लिए भी पैसा देंगे। मेरी जानकारी में 1 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए। मैं देवा भाऊ आपका अभिनंदन करता हूं। कई राज्यों में इसलिए मकान नहीं बन रहे तो उन गरीबों के पास जमीन नहीं है, जमीन का पट्टा नहीं है। अरे भगवान, ये धरती बनाई है तो सबके लिए बनाई है। ये हवा, पानी, जंगल, जमीन, ये सबकी है। अरे बहुत सारी ना हो तो इतनी तो दे दो कि कम से कम एक मकान बना के अपने बच्चों को उसमें वो ढंग से रहने का अवसर मिल जाए। आपने जमीन देने का महापुण्य किया है, और इसलिए मेरा हृदय गदगद है, प्रसन्न है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। और भगवान कैसे मिलेगा? वो कहते थे, मैं नहीं जानता। क्या अगर हिमालय की कंदराओं में जाके बैठ के घनघोर तपस्या करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा? मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? मैं ये भी नहीं जानता कि मंदिर में जाके भगवान की आरती करोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान दिखाई देगा, साक्षात नारायण दिखाई देगा। ये गरीब ही भगवान है। इसी की सेवा भगवान की पूजा है। और इसलिए यहां तेजी से मकान बन रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कह रहा था मुख्यमंत्री जी से, गोरे जी से भी, कि अभी और रह गए होंगे तो फिर से सर्वे हो गया है। अभी सर्वे का काम पूरा हो गया है। अभी एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद और जितने मकान बनेंगे उतने मकान महाराष्ट्र को और दिए जाएंगे गरीबों को बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प हम पूरा करेंगे, हर गरीब पक्की छत पाएगा। और केवल मकान नहीं, अब तो मकान में बिजली भी, मकान में मेरी बहनों नल का कनेक्शन भी, नल जल का। अब हैंडपंप से, ट्यूबवेल से पानी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन योजना प्रारंभ किया है और देवेंद्र जी यहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हर घर में टोटी वाला नल लगा के पानी देने का अभियान चल रहा है। उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, आयुष्मान कार्ड हो, गांव तक पक्की सड़क हो, ये सारी सुविधा गांव को देने का संकल्प है। मेरी बहनों, मैं इधर देख रहा हूं बड़ी संख्या में बहनें बैठी है। लाड़की बहना, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में लाड़की बहना, बहनों की जिंदगी बदलने के अभियान चल रहे हैं। लेकिन मेरी बहनों, केवल लाड़की बहना नहीं, अब तो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हर दीदी, हर बहन, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरती, सतारा की इस पवित्र भूमि से कह रहा हूं, यह संकल्प है हमारा, जितनी हमारी गरीब बहनें हैं
उनको लखपति बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। लखपति, कई बार ये बड़ा आश्चर्य लगता, लखपति कैसे बन जाएंगी? 3 करोड़ लखपति बन गई हैं, पता है आपको? 3 करोड़ लखपति थी। और लखपति का मतलब उनकी आमदनी हर साल कम से कम 1 लाख होगी। मेरी कोई बहना गरीब क्यों रहे? हाथ क्यों फैलाए? उसकी आंखों में आंसू क्यों रहे? 1000-2000 रुपए के लिए हाथ फैलाती थी। आपने बहुत काम किया है देवा भाऊ, लेकिन अब इस अभियान को मेरी बहनों हमें पूरा करना है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनी है, 6 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। और महाराष्ट्र ने जो संकल्प लिया है, मैं उसके लिए भी आपका अभिनंदन करता हूं। गोरे जी, कितना? 1 करोड़। देवा भाऊ कह रहे हैं, महाराष्ट्र की मेरी बहनें सुन लें, 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनाई जाएगी। कोई बहन गरीब नहीं रहेगी, ये हमारा संकल्प है। हम केवल सरकार चलाने के लिए नहीं आए, जनता की जिंदगी बदलने के लिए आए, आपके जीवन में नया सवेरा लाने के लिए आए। ये लखपति दीदी भी बनेंगी। और अब 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू हो रही है। यहां जो सरपंच बैठे होंगे, ब्लॉक प्रमुख, तालुका प्रमुख बैठे होंगे, मैं उन सबसे कह रहा हूं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन भी हमारी यहां बैठी हुई है, मैं सबसे कह रहा हूं, महाराष्ट्र ने बजट में प्रावधान कर दिया है, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू हो रही है। गांव के विकास की पूरी योजना गांव में बना लो। गांव का हर महत्वपूर्ण काम उस योजना से पूरा होगा। गांव का संपूर्ण विकास करेंगे। लेकिन जब गांव की बात आए बहनों और भाइयों, तो किसान की बात तो बहुत जरूरी है। मेरे किसान भाइयों, मैं कृषि मंत्री भी हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। मैं मंत्रालय नहीं चलाता, मैं कोशिश करता हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि किसानों की बेहतरी के लिए दिन और रात एक कर दें। अभी प्याज के दामों के बारे में देवेंद्र जी का भी फोन आया था, हम लोगों ने आपस में बात की। प्याज का उत्पादन बंपर हो गया। बांग्लादेश हमारी प्याज जा नहीं पा रही। ये पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट के संकट के कारण प्याज मिडिल ईस्ट के देशों में जाती थी, वहां भी नहीं जा पा रही, इसलिए प्याज के रेट गिर गए। प्याज उत्पादक किसान बहनों और भाइयों, आज से ही नेफेड प्याज की खरीदी 12 रुपया 35 पैसा किलो शुरू करेगा। हम प्याज खरीदेंगे, पूरा सहयोग करेंगे और आपकी मॉनिटरिंग ऐसी हो जाए कि कहीं गड़बड़ प्याज नहीं आ जाए। बीच में ये गड़बड़ थोड़ी बहुत नेफेड वालों को मैंने साफ कह दिया है और इसलिए प्याज को भी खरीदने का काम होगा। अभी हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे, उन्होंने यहां जिक्र किया और ये बताया हमें शिवेंद्र राजे जी ने कि गन्ना में कुछ समस्याएं हैं। हम समस्याओं से भागने वाले नहीं हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, रास्ते में हम बात कर रहे थे और इसलिए मुख्यमंत्री जी पधारेंगे दिल्ली, कृषि मंत्री भी बैठेगा साथ में आपके, बाकी मंत्रालय जहां जरूरी है उनसे भी चर्चा करेंगे और आपने जिन समस्याओं का जिक्र किया है उनका समाधान करने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि किसान ही तो हमारा आधार है मेरे भाई। कॉटन मिशन भी हमने अभी शुरू किया है। कपास उत्पादक किसानों को कई तरह की सुविधाएं देने का काम आने वाले समय में होने वाला है। मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूं, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। धान पे 72 रुपया, बाजरा पे 125 रुपया, रागी पे 319 रुपया, आपके तुअर पे 450 रुपया, उड़द पे 400 रुपया। मैं विशेषकर यहां 2 फसलें होती, एक तो सोयाबीन में भी एमएसपी 380 रुपया बढ़ा के अब 5,708 रुपया कुंटल सोयाबीन खरीदा जाएगा और कपास की एमएसपी भी 557 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाने का काम किया है, ताकि
कपास उत्पादक किसानों को भी हम ढंग से न्याय दे पाएं, क्योंकि दिनों रात किसान मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है। दिनों रात मेहनत करने के बाद अन्न के दाने उसके घर में आते हैं। लेकिन मैं एक तरफ फिर महाराष्ट्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं। वो बधाई इसलिए कि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं। जब आपका महाराष्ट्र का किसान संकट में आया, बाढ़ के कारण फसलें खराब हो रही थी, मैं भी चिंतित था, देखने भी आया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने 29,000 करोड़ रुपया किसानों को कंपनसेशन के रूप में दिया। इतनी बड़ी राशि, और फार्मर आईडी के माध्यम से, जो मेरी जानकारी है, 5 दिन में 14,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए। अब हम हर एक फार्मर की फार्मर आईडी बना रहे हैं। उसके मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा समय के अभाव में, लेकिन किसानों का कई काम आसान हो जाएगा। फार्मर आईडी का मतलब, अगर आपके पास फार्मर आईडी है और आप बैंक में कर्जा लेने जाते हैं तो कोई कागज की जरूरत नहीं है, नहीं तो 15 दिन कागज के पेट भरते रहो, सीधे फार्मर आईडी दिखाओ, उसमें पूरा विवरण रहेगा, आपकी जमीन, संपत्ति, कितने सदस्य हैं, और 2 मिनट में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। वो फार्मर आईडी बनाने का काम में भी महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नंबर 1 है। 1 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडी बनाने का काम महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के लिए जो संकल्प लिए हैं, मैं उसके लिए भी उनका अभिनंदन करता हूं। और केवल इतने ही आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, जब जब संकट आएगा, इस साल हमने दालों की खरीद की, इस साल हमने तिलहन की खरीद करने का काम किया। दिक्कतें कुछ आ सकती हैं, लेकिन उनको भी दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब और किसान हमारे लिए, इनका कल्याण सर्वोपरि है। और मोदी जी का जो संकल्प है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण का, उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस मेरी दोनों हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना यही है कि आप भी आगे आइए, सरकार के साथ आइए, मिलकर साथ चलें, क्योंकि हर बड़ा काम जनता के सहयोग से पूरा होता है। मैं 2-3 जो महत्वपूर्ण संकल्प प्रधानमंत्री जी के हैं, वो जरूर आपसे निवेदन करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक, मेरे किसान भाइयों, गरीब बहनों और भाइयों, ये लगातार हमारे देश में और कोई काम हो ना हो, सदैव चुनाव चलते रहते हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव अभी खत्म हुए हैं, अब फिर 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव आ जाते हैं। ये लगातार चुनाव हमारे विकास को बाधित करते हैं। कितना अच्छा हो जाए अगर संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ हो जाए, तो सारी झंझट से मुक्ति मिले और 5 साल सरकारें केवल काम करती रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये अलग अलग चुनाव होना देश के हित में नहीं है, देश का बहुत नुकसान करते हैं। पैसा खर्चा होता है, काम बाधित होता है, विकास रुक जाता है। इसलिए 5 साल में एक बार चुनाव अगर हो जाए, एक साथ लोकसभा विधानसभा के, तो लाखों करोड़ रुपया बचेगा और सारी झंझट खत्म। नहीं तो प्रधानमंत्री, मंत्री कई बार चुनाव की तैयारी में ही लगे रहते हैं। और इसलिए इसका समर्थन करें प्रधानमंत्री के संकल्प का कि 5 साल में एक साथ एक बार ही सब चुनाव होना चाहिए। बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री का संकल्प है, इसको पूरा करने के लिए हम आगे आए। एक बात और कही है उन्होंने कि जब तक बहुत जरूरी ना हो, ये संकट का समय है, थोड़ा सोना खरीदने पे कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत पैसा अपना विदेश में जाता है, देसी मुद्रा। डीजल पेट्रोल की खपत जितनी कम हो सकती है वो भी मैं कम करें। मैं देवेंद्र जी फिर आपको बधाई देता हूं, आपने तय कर दिया कि ये कार्यक्रम चूंकि पहले अनाउंस हो गया था, इसलिए ये कार्यक्रम तो होगा, लेकिन आगे बड़े कार्यक्रम भी अवॉइड करेंगे। मैं फिर देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करता हूं, उनका ये फैसला भी राष्ट्र हित में है। राष्ट्र हित में आप हर फैसले लेते हैं। एक बात में खाद की, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि खाद मत डालो, इंतजाम भी करेंगे।
कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में जहां से खाद मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वहां से खाद लेके आओ। खाद की व्यवस्था में हमारे फर्टिलाइजर मंत्री लगे हुए हैं, नड्डा जी, लेकिन अनावश्यक खाद ना डालें। मिट्टी में जितने तत्व है उसको देख के कौन से खाद की जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही डालें, तो जमीन को ज्यादा फायदा होगा। ये ऐसे काम है जिनके लिए जनता को साथ खड़ा होना होगा। मैं इतना ही निवेदन करते हुए कि आइए एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और उसके लिए समृद्ध और विकसित महाराष्ट्र जो कई योजना में देश को दिशा दिखा रहा है, बनाने के लिए हम देवेंद्र जी के साथ खड़े हों और हम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हों और मिलकर साथ चले अपने महाराष्ट्र को बढ़ाने के लिए और अपने देश को बढ़ाने के लिए। ये संकल्प हम जरूर करें और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के जनता भी तय करे कि हम सरकार के साथ हर राष्ट्र हितैषी फैसले के साथ खड़े हैं और हम प्रधानमंत्री जी का भी साथ देंगे और देवेंद्र जी का भी साथ देंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। फिर जल्दी मिलने आऊंगा क्योंकि तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आजचा दिवस हा अतिशय महत्वाचा दिवस आहे। 22 फेब्रुवारी 2025 ला माननीय शिवराज सिंग चौहानजींनी मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राला 30 लाख घरांचं एक पत्र त्या ठिकाणी दिलं आणि आपल्याला तो उपहार त्या ठिकाणी त्यांनी दिला। 30 लाख घरं एकत्रित मिळणं देशाच्या इतिहासातला रेकॉर्ड होता। आपण 2016 ते 2022 या कालावधीमध्ये मोदीजींनी आपल्याला 13 लाख घरं दिले, ज्यातले 12,90,000 घरं आपण पूर्ण केले। आणि त्यानंतर मोदीजींना आणि शिवराजजींना आम्ही विनंती केली, कारण 2017-18 साली आम्ही मोदीजींना विनंती केली होती की आपल्या यादीत अनेक बेघर लोक सुटले आहेत, कारण यादी 2011ला तयार झाली आहे। पुन्हा नव्याने पोर्टल उघडलं आणि नवीन 30 लाख लोक असे निघाले की जे कच्च्या घरामध्ये राहत होते, झोपडीत राहत होते। मी मोदीजींना शिवराजजींना म्हटलं की आता 30 लाख घरं अजून आम्हाला लागतील। मला अपेक्षा होती मागच्या वेळी 13 लाख घरं मिळाली, ती 7 वर्षात मिळाली, आता 15 लाख घरं मिळतील, 2-3 वर्षात मिळतील। पण शिवराजजींनी तर मला एक सुखद धक्का दिला आणि मला सांगितलं, देवेंद्र जी आप कार्यक्रम आयोजित करो, पूरे 30 लाख मकान आपको एक साथ मिलेंगे। एकत्रित 30 लाख घरं शिवराजजींनी आपल्याला दिली। आणि मी जयाभाऊंना, आमच्या डवले साहेबांना सांगितलं, जर त्यांनी आपल्याला रेकॉर्ड घरं दिली आहेत, आपल्याला ही रेकॉर्ड काम करावं लागेल। 45 दिवसामध्ये घरांना मान्यता, 10 लाख घरांना पहिला हप्ता, आणि आज तर हा रेकॉर्ड बघा, एका वर्षामध्ये 5 लाख घरं पूर्ण करून त्याच्या चाव्या आज आपण त्याचं वितरण केलेलं आहे। हा देशातला रेकॉर्ड महाराष्ट्राने पूर्ण केलाय। आज पुन्हा 9,000 कोटी रुपये आपल्याला मिळालेले आहेत। हे 9,000 कोटी रुपये मिळाल्यामुळे पुढच्या वर्षी शिवराजजी असाच कार्यक्रम आम्ही करू। आज 5 लाख लोकांना चाव्या दिल्या, पुढच्या वर्षी
15 लाख लोकांना चाव्या आम्ही देऊ. आणि बंधू भगिनींनो, अरे गरीब कल्याणाचा विचार तर अनेक लोक मांडत होते, पण मोदीजी बघा 30 लाख घरं म्हणजे 1.25 कोटी लोकांना त्यांच्या घरावर छत मिळत आहे. 1.25 कोटी लोक जे झोपडीमध्ये राहत होते ते स्वतःच्या पक्क्या घरामध्ये या ठिकाणी चाललेले आहेत. आणि म्हणून आम्ही देखील निर्णय केला, घर झालं तर ते उत्तम झालं पाहिजे, म्हणून राज्याच्या वतीनंही त्याच्यात 50,000 रुपये दिले. आणि त्यासोबत हाही निर्णय घेतला, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत ज्याला घर मिळेल त्याला जन्मभर इलेक्ट्रिसिटी फुकट मिळाली पाहिजे, म्हणून त्याला त्या ठिकाणी सोलर करता पैसे आम्ही देतो. त्याला कधीच इलेक्ट्रिसिटीचं बिल भरावं लागणार नाही. त्यामुळे गरीबाला त्या इलेक्ट्रिसिटीच्या पैशातनंही मुक्ती देण्याचं काम आपण केलेलं आहे. एवढंच नाही तर काही लोक असे होते, अर्ज केला पण जमिनीचा तुकडा देखील नव्हता, त्यांना घर तर मंजूर झालं पण जमीन नसल्यामुळे घर बांधता येत नव्हतं. त्यांना जमीन घेण्याकरता 1 लाख रुपये आपण दिले, सरकारी जमिनी दिल्या, वेगवेगळ्या प्रकारचे आरक्षण रद्द करून त्या ठिकाणी त्यांना जमिनी दिल्या. त्यामुळे त्यांना जमीनही मिळाली आणि घरही मिळालं. बंधू भगिनींनो, एखाद्याच्या जीवनामध्ये स्वतःचं घर मिळणं यापेक्षा मोठी अधिकारिता काही नसते. ते घर देण्याचं काम त्या ठिकाणी आपण केलेलं आहे. आणि आता तर बघा, आता ही जी यादी बनली, ही यादी बनल्यानंतर मागच्या वर्षी शिवराजजींनी पुन्हा सांगितलं, म्हणाले ये यादी भी थोड़ी पुरानी हो गई, कुछ लोग इसमें भी छूट गए होंगे. पुन्हा पोर्टल उघडलं, पुन्हा अर्ज मागवायला सांगितलंय. आता नव्याने अर्ज आमच्याकडे पुन्हा आले. आता शिवराजजींना म्हटलं, मामाजी और आपके भांजों के हमारे पास अर्जी आई है, अब उन भांजों का क्या करें. मामा जी ने कहा, जो नए भांजे और भांजिया आई है उनको भी मकान मिलेगा, त्यांनाही घर आम्ही देऊ, असं आत्ताच त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं. आपलं जे स्वप्न आहे बेघर मुक्त महाराष्ट्र, महाराष्ट्रामध्ये एकही व्यक्ती या ठिकाणी बेघर राहणार नाही, सगळे पक्क्या घरामध्ये त्या ठिकाणी राहतील. हे स्वप्न येत्या 5 वर्षामध्ये पूर्ण करायचं काम हे मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये आपण करतोय. आणि एवढंच नाही तर माननीय शिवराजजींनी ग्रामविकास मंत्रालयाच्या माध्यमातून ग्रामीण रस्त्यांकरता मोठा निधी दिला. आजही 123 कोटी रुपये वेगवेगळ्या रस्त्यांकरता आपल्याला ते देतायत. आणि वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून अतिशय उत्तम काम या ठिकाणी चाललंय. ज्या लोकांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये उत्तम काम केलं, ते अधिकारी, ते जिल्हे, ते तालुके, ते गावं, ते विभाग, या सगळ्यांचं आपण अभिनंदन केलंय. पण मी विशेष अभिनंदन करू इच्छितो आमचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचं, की ज्यांनी खऱ्या अर्थानं हे शिवधनुष्य पेललं. आणि त्यांच्या सोबत ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव जे आता जलसंपदा विभागामध्ये गेलेले आहेत आणि आता पलकुंडवार नवीन सचिव आले आहेत. पण ग्रामविकास विभागाचे तत्कालीन सचिव किंवा कालपर्यंत जे सचिव होते असे एकनाथ डवले आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आता पलकुंडवार आपल्याकडे हे शिवधनुष्य आलेलं आहे, हे आता आपल्याला पेलायचं आहे. पुढच्या वर्षीचा कार्यक्रम आपल्या जबाबदारीवर आणि जयकुमार भाऊंच्या जबाबदारीवर या ठिकाणी आपण घेतलेला आहे. पण मला अतिशय आनंद आहे की राज्यात हा अतिशय सुंदर कार्यक्रम या ठिकाणी झाला. यासोबत आमच्या शेतकऱ्यांकरता देखील माननीय शिवराजजींना आम्ही विनंती केली,
विशेषतः आमचा कांद्याचा शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. अनेक शेतकरी कांद्याला 1 रुपया भाव मिळतोय म्हणून कांदे फेकून द्यायला निघाले आहेत. आणि म्हणून शिवराजजींना मी सांगितलं, काय वाटेल ते करा, पण कांदा विकत घ्या. कांदा नाशिवंत आहे. कांदा याचं शेल्फ लाईफ खूप जास्त नाहीये. त्यामुळे त्याची खरेदी करून साठवणूक करून पुन्हा तो मार्केटमध्ये आणायचा, या सगळ्या गोष्टी अडचणीच्या असतात. पण तरी देखील आपल्या विनंतीला मान देऊन आजपासनं महाराष्ट्रामध्ये शिवराज सिंग चौहान साहेबांच्या नेतृत्वात, माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात 12 रुपये 35 पैशाने कांद्याची खरेदी सुरू होते. माझ्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला देखील एक मोठा दिलासा या माध्यमातून या ठिकाणी प्राप्त होणार आहे. आणि अर्थातच सातारा जिल्ह्यात आल्यानंतर ऊसाच्या बद्दल बोललं नाही आणि साखर कारखानदारी बद्दल बोललं नाही, तर आमचे पालकमंत्री आणि आमचे राजे आमच्या हेलिकॉप्टरला उडूच देणार नाहीत. त्याच्यामुळे मी या ठिकाणी त्यांनाही आश्वस्त करतो, माननीय शिवराजजींच्या सोबत येत्या आठवड्यात दिल्लीमध्ये माननीय HM साहेबांची वेळ घेऊन आपल्या साखर कारखानदारीच्या संदर्भातली बैठक आपण लावणार आहोत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्यावरचं संकट हे देखील राज्य सरकार दूर करेल, हा विश्वास या निमित्ताने मी आपल्याला देतो. बंधू भगिनींनो, हे तुमचं सरकार आहे. या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांचा विचार हा सर्वोपरी आहे. आम्ही या ठिकाणी या बजेटमध्ये निर्णय केला शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा. त्याची तयारी आमची सुरू आहे. 30 जून पूर्वी आमच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आम्ही देणार आहोत. आणि त्यासोबत ज्या शेतकऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर्ज भरलं त्यांना प्रोत्साहनपर राशी देखील आमच्या सरकारच्या माध्यमातून देणार आहोत. आणि यासोबत माझ्या एवढ्या लाडक्या बहिणी आहेत, मैं शिवराज जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आम्ही मागच्या 2 वर्षामध्ये 50 लाख लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी केलाय. पण 50 लाखांवर आम्ही थांबणार नाही. माझ्या 1 कोटी बहिणी लखपती दीदी होतील आणि त्या खऱ्या अर्थानं आमच्या अर्थव्यवस्थेचं संचालन करतील. आणि खरं म्हणजे मोदीजींनी हे ओळखलं, 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था करायची असेल तर केवळ भावांच्या भरोश्यावर होऊ शकत नाही. ती करायची असेल तर बहिणींनाच या ठिकाणी अर्थव्यवस्थेमध्ये आणावं लागेल. आणि आता बहिणी उतरल्या तर 5 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था देशाची पूर्ण झाल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास देखील मी व्यक्त करतो. बंधू भगिनींनो, आज जगामध्ये मोठं संकट आहे. या संकटाच्या काळामध्ये मोदीजींनी काही अपेक्षा आपल्याकडनं व्यक्त केलेल्या आहेत. जसं आम्ही सांगितलं, हा येत्या 6 महिन्यातला आमचा शेवटचा मोठा कार्यक्रम असेल. आता मोठ्या कार्यक्रमांचं आयोजन आम्ही करणार नाही. बंधू भगिनींनो, लक्षात घ्या, मोदीजी या ठिकाणी जे सांगतायत ते देशहिताकरता सांगतायत. आज आपण जर बघितलं तर जगभरामध्ये इंधनाच्या किमतीत किती वाढ झाली. अमेरिकेमध्ये 51% वाढ आहे, ब्रिटनमध्ये 22% वाढ आहे, फ्रान्समध्ये 25% वाढ आहे, जपानमध्ये 35% वाढ आहे, जर्मनीत 27% वाढ आहे, इस्रायलमध्ये 30% वाढ आहे, दक्षिण कोरियात 30% वाढ आहे, इटलीमध्ये 30% वाढ आहे, सिंगापूरमध्ये 30% वाढ आहे, पाकिस्तान सारख्या देशात 200% वाढ आहे. आणि आमच्याकडे मात्र मोदीजींनी मात्र 3.5% वाढ या ठिकाणी केलेली आहे. आणि ती देखील आता इतके दिवस तर ती वाढ त्यांनी होऊ दिली नाही. बंधू भगिनींनो, ज्यावेळी देश संकटामध्ये असतो, ज्यावेळी जगावर संकट असतं, अशा काळामध्ये माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी जर काही अपेक्षा व्यक्त केल्या, आपापल्या परीने आपण
त्या अपेक्षेकृत काम करणं ही आपली जबाबदारी आहे. बंधू भगिनींनो, आपण देशभक्त आहोत आणि देशभक्ती ही अशा परिस्थितीमध्ये आपण किती देशाकरता त्याग करू शकतो याच्यावर अवलंबून असते. आणि फार मोठा त्याग हा काही मोदीजींनी अपेक्षितच केला नाही. या ठिकाणी परकीय चलन वाचवण्याकरता सोन्याची खरेदी नका करू. 6 महिने हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. इंधन जेवढं वाचवता येईल तेवढं इंधन वाचवा हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. आणि त्याकरता वेगवेगळ्या उपाययोजना आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. अनिर्बद्ध पद्धतीनं खतांचा उपयोग करू नका हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. या सगळ्या गोष्टी या करण्यासारख्या आहेत. आपण हे करू शकतो. केवळ 6 महिने करायचं आहे. 6 महिन्यामध्ये विश्वाची घडी चांगली झाली की या सगळ्या गोष्टी करण्याची आवश्यकता आपल्याला पडणार नाही. मला विश्वास आहे प्रत्येक देशभक्त भारतीय, आणि हा महाराष्ट्र तर छत्रपती शिवरायांचा महाराष्ट्र आहे. ज्या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवरायांनी सांगितल्यानंतर आपला जीव देण्याकरता देखील त्या ठिकाणी आमचे मावळे तयार राहत होते. अशा या महाराष्ट्रामध्ये आपापल्या परीनं जे जे शक्य आहे ते करण्याचा प्रयत्न आपण सगळे मिळून करूया हा विश्वास व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा माननीय शिवराजजींचे मनापासून आभार मानतो, मोदीजींचे आभार मानतो आणि आपल्या ग्रामविकास विभागाचं मनापासून अभिनंदन करतो. आज एक अजून चांगला कार्यक्रम आपण हातामध्ये घेतला. या साताऱ्यामध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंच्या पुतळ्याचं अनावरण झालेलं आहे. ज्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंनी हा संदेश दिला की पृथ्वी ही शेष नागाच्या डोक्यावर नाही तर ती कामगाराच्या तळहातावर उभी आहे. त्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचं एक उत्तम अशा प्रकारचं स्मारक, एक पुतळा, त्याचे उद्घाटन झालं. त्यांना देखील मी नमन करतो. आणि या चांगल्या कार्यक्रमाकरता ज्या ज्या लोकांनी मेहनत केली त्या सगळ्यांचं अभिनंदन करून माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय.